हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो हम इसमें देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप की होती है और इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। a11 x1 प्लस से लेकर a1n xn इक्वल टू b1, इस फॉर्म में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का क्या है, ये एक्चुअली ये लीनियर सिस्टम है, इज अ लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, टोटल m इक्वेशन 1 2 से लेकर टोटल m तक हमारे पास ये इक्वेशंस इन n अननोन्स। अननोन्स यहाँ पे है हमारे पास x1 x2 से लेकर xn तक। तो अगर आप देखोगे अ लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n अननोन्स x1 टू लेकर x1 x2 टू लेकर xn इज अ सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। जो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास लीनियर सिस्टम है विद m इक्वेशंस एंड n अननोन्स, द सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर। इसको लीनियर, इस जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास m इक्वेशंस हो और n अननोन्स हो, तो इसके हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर। इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ईच वेरिएबल, जो भी यहाँ पे अननोन वेरिएबल है, जो यहाँ पे x1 x2 है, ये एक्चुअली अननोन है। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इस अननोन की हम वैल्यूज निकालते हैं। तो ये क्या कहना चाह रही है, लीनियर क्यों है, बिकॉज ईच वेरिएबल एक्स जे, यानी इसने जे कुछ भी बोल दिया, जे की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है 1 से n तक। तो ये कह रहा है appears in the first power only just in the equation of a straight line। जो भी हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, ये सिर्फ इसका फर्स्ट पावर में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन। हमने पहले पढ़ा था कहीं लास्ट लेक्चर्स में कि लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में पढ़ा था। लीनियर क्या है, जिसके अंदर हमेशा वेरिएबल क्या हो, सिंगल पावर, जिसकी पावर सिंगल हो, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के फॉर्म में पढ़ा था कि कभी भी डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव कभी भी प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए लीनियर में। तो लीनियर की डेफिनेशन यानी एज अ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास जब भी क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन की हमारे पास, मान लो ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसमें जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स है वो कितनी पावर में होते हैं, ओनली फर्स्ट पावर ऑन। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है, इसको लीनियर क्यों कहा जाता है, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद ये कहना चाह रहा है a11 से a12 से जो भी हमारे पास ये इसके कोफिशिएंट्स है अननोन के, वो क्या है, वो भी नंबर है जो हमें गिवन होंगे, और इसको जैसे कोफिशिएंट्स है तो इसको कोफिशिएंट्स ही बोलेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के कोफिशिएंट्स। एंड जो b1 टू bm, जो भी हमारे पास ये पावर है राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू के फॉर्म में, आर ऑन द राइट साइड ऑल्सो आर गिवन नंबर्स, ये भी हमारे पास नंबर है। अब हमारे पास इसकी क्या है, इसके टाइप्स आते हैं। इसमें देखो डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा जो भी लीनियर सिस्टम है हमारा, ये पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड में b1 b2 से लेकर bm तक जो भी हमारे बीजे के फॉर्म में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पूरे बीजे सारे के सारे जीरो है तो इस पूरे लीनियर सिस्टम को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस सिस्टम। अगर इसमें से कोई एक भी b की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, सिंगल एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू भी कोई भी नॉन जीरो आ गई, तो वो मेरा सिस्टम क्या होगा, होमोजीनियस। क्लियर, इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर देखते हैं। होमोजीनियस सिस्टम देखो यही है हमारे पास जो भी हमने देखा है। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू 0। ये अभी हम सीखते हैं ax इक्वल्स टू 0 कैसे है। देखो आप ये चीज देखो, जिसमें क्या है, जो हमारे पास b की वैल्यूज थी, बीजे थे, वो सारे के सारे इसमें क्या है, 0। तो ये मेरा किस कैटेगरी के अंदर आता है, होमोजीनियस के अंदर। एक चीज और, होमोजीनियस सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। जब भी हम अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो होमोजीनियस में एक हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आप देख सकते हैं अभी इसी की जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, लीनियर सिस्टम के फॉर्म में। अब हमारे पास हम देखते हैं ax इक्वल्स टू, ये देखो अगर हमने यहाँ पे पढ़ा था ax इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या है ax इक्वल्स टू b। अब ध्यान से क्लियरली समझने वाली है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, a11 a12 से लेकर an तक। इस फॉर्म के अंदर ये मैंने मान ली a मैट्रिक्स,
और इस ए मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बनी है वो किससे बनी है, कोफिशिएंट्स के, जो अननोन के कोफिशिएंट्स है उसी से ये मेरी क्या बनी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और हमारे पास होती है एक्स, एक्स यहाँ पे है अननोन्स, तो अननोन्स हमारे पास क्या है, अननोन वेरिएबल्स x1 x2 से लेकर xn तक, तो ये हमारे पास क्या है, अननोन वेरी। तो जो मेरे पास x मैट्रिक्स बनती है ये एक्चुअली क्या है, कॉलम मैट्रिक्स बनती है, जिसके अंदर हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था क्या होता है, जिसके अंदर फिक्स एक कॉलम होगा, रोज की नंबर कितने भी हो सकते हैं, बट हमारे पास कॉलम का नंबर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये हमारे पास होती है अननोन मैट्रिक्स, क्योंकि ये अननोन वेरिएबल से बनी होती है। और बी मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे राइट साइड में आती है, b1 b2 की bn के फॉर्म में, जो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, ये हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर? ये हमारे पास तीन तरह की मैट्रिक्स है जो हम इस लीनियर सिस्टम को जब भी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, अननोन मैट्रिक्स, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। किस तरह से, ये जो मेरे पास ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म के अंदर आएगी, m इंटू एन के अंदर। देखो हम अगर ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो ये आप कैसे लिख सकते हो, ए एक्स इक्वल्स टू बी, और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर होमोजीनियस है तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए एक्स इक्वल्स टू 0। आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत आती है कि ये कैसे लिखा गया, तो आप ये इसको चेक कर सकते हो। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, कितने की है ये, m इंटू एन की, और ये मेरे पास है n इंटू 1। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हमारे पास सेम है तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसके अंदर आएगी, इसके, और ये आएगी m इंटू 1 के अंदर। अगर आप इसको हम मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट रो को ले लेंगे, इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, a11 इंटू x1, a12 इंटू x2 से लेकर a1n इंटू xn, ऐसे ही है, यही है सबमिशन में। फिर इसके बाद हमारे पास कोई भी सेकंड रो नहीं है तो हमने वापस इसकी सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो अगर किसी स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लास्ट हमने वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन करना भी सीखा है, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ से पिछली लास्ट लेक्चर्स में से। तो इस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वापस इसी फॉर्म में लीनियर सिस्टम बन सकता है, तो ये इसी फॉर्म में, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी जाती है इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, a इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई। अब ये y हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। फिर हमारे पास इसका आता है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम, आइदर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। हमारे पास उससे समझने से पहले हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन को हम मोस्टली किससे जाने जाता है, यूनिक सॉल्यूशन से। यूनिक से आप नाम से पता लग रहा है कि यूनिक है, सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। मान लो जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल देख रखा है x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, सिंपल जो हमारे पास पुराने मेथड्स होते हैं छोटी क्लासेस में सीखते हैं कि 2x, मैं इसको x को यहाँ पर लेके जाऊंगी, इसको जब मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप देखो मैं x को यहाँ पर लेके जा रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसके अलावा तो मेरे पास कोई x की वैल्यू नहीं आई, मतलब मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आया, हर वेरिएबल की एक ही वैल्यू आ रही है, कोई भी यहाँ पे दूसरी वैल्यू नहीं आ रही है। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप देखो यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं x और x यहाँ पे कैंसिल हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 3 इक्वल्स टू 5। ये कभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस टाइप की जब भी हमारे पास सिचुएशन आती है तो ये किसके अंदर आती है, नो सॉल्यूशन के अंदर। फिर आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो मान लो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का टाइप आ गया, मेरे पास अलग अलग टाइप की इक्वेशन आ गई, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, जैसे कि इसमें लिख रखा है, देखो 3 प्लस यहाँ पे कुछ, जैसे एक बार आ गया 6, x प्लस 3 यहाँ पे आ गया 7, 5।
तो इस तरह से हमारे पास एक एक की हमारे पास इक्वेशंस दी हुई, ना कि एक काफ़ी सारी इक्वेशंस दी हुई है जिस तरह से हमारे टाइप्स आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करती हूँ इस टाइप से, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3। अगर मैं इससे सॉल्व करती हूँ तो x की वैल्यू 4, यहाँ से करूँगी x की वैल्यू 2। तो इस तरह से मेरे पास इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए। तो ये मेरे पास होते हैं वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो हमने सिंपल फॉर्म में समझा है कि सॉल्यूशन होते क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जैसे अभी तक पढ़ा कि ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, वन सॉल्यूशन, या फिर हम किसको इसके नाम से जाने जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन से। इसके बाद हम इसको और नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारे पास सॉल्यूशन एक्चुअल टाइप में कितने टाइप की होगी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। लीनियर जो इक्वेशंस है हमारे पास 2 टाइप की होंगी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बारे में और अच्छे से हम आगे पढ़ते हैं, बट एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के अंदर हमारे पास आती हैं कि यानी कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसके पास हमारे पास जो भी हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट के अंदर हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, और कौन सा दूसरा टाइप आएगा, इनफाइनाइट। मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन तो है ही कम से कम, भले वो इनफाइनाइट हो या फिर एक हो या एक से ज़्यादा हो। इनकंसिस्टेंट के अंदर हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो 2 टाइप है, यानी ये वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन और या इनफाइनाइट, ये आता है कंसिस्टेंट के अंदर, और जो हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है ये आता है इनकंसिस्टेंट के टाइप के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के टाइप के बारे में। देखो हमारे पास अभी तक हमने देखा है कि लीनियर इक्वेशन 2 टाइप की है, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस थी जिसके अंदर ax इक्वल्स टू बी टाइप में आ गया हमारे पास a, और होमोजीनियस आ गया ax इक्वल्स टू b। नॉर्मली जो हमारे पास होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इसको मैट्रिक्स फॉर्म के थ्रू ही हम जानते हैं ज़्यादातर। तो आपको अगर ax इक्वल्स टू b स्पेशली यहाँ पे लिखा हो कि b यहाँ पे नॉन जीरो है, तो आप सीधा सीधा उसको बोल सकते हो कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, और ax इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये होमोजीनियस टाइप है। तो अब देखो इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर अभी हमने जैसे पीछे देखा है कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंट के अंदर यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट के अंदर नो सॉल्यूशन आता है। तो इसी तरह से देखो, अब देखो कि जो होमोजीनियस है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है, इसके अंदर तीनों टाइप जैसे हम सॉल्व करना सीखेंगे इसको, तो होमोजीनियस के अंदर कभी भी नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको जब हमने होमोजीनियस के अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने देखा है, उसमें हमने ये देखा था कि होमोजीनियस के ऊपर एक स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ था कि होमोजीनियस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कि उसमें कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर आएगा, बट उसके लिए नो सॉल्यूशन कभी पॉसिबल नहीं है होमोजीनियस के लिए, यानी इनकंसिस्टेंस कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से होमोजीनियस के अंदर अगर नॉन होमोजीनियस के अंदर अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो वो क्या रहेगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट है तो नो सॉल्यूशन। देखो ये चीज़ें सारी लिंक करती है हमारे पास, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट, सब चीज़ें लिंक है। देखो अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 चीज़ें हमने सीखी थी, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0। क्लियर। देखो नॉट इक्वल्स टू 0 हमने क्या सीखा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और ये हमारे पास होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमारे पास ये भी आता है, इसके बाद हमने और कुछ भी सीखा था कि अगर नॉन जीरो है तो इसकी सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। जो भी हमारे पास रोज है वो सारी रोज या कॉलम वो क्या सारी इंडिपेंडेंट है, और अगर ये नॉन जीरो आ जाता है और ये क्या हो जाएगी, फुल रैंक मैट्रिक्स है। ये भी हमने देखा था, फुल रैंक मैट्रिक्स होगी क्योंकि सारी की सारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था कि इसके अंदर लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हमारे पास एक और रिजल्ट आ रहा है, अगर ये ऐसा है तो हमारे पास क्या रहेगा, अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल्स डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0, ये ए हमारे पास क्या है, जो हमने ये स्टार्टिंग में ये निकाला है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास ए, इसी का डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और अगर ये हमारे पास एल डी आ जाए,
यानी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ जाए, तो मेरे पास इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन और या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हम इसको और आगे से देखते हैं अच्छे से। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये सब हमने क्लियर हुआ। इसको थोड़ा और अच्छे से भी क्लियर किया जाता है कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास किस टाइप में, अभी जैसे हमने देखा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट के अंदर आ गई, यानी कि यूनिक के टाइप का आ गया, ये हो गया इनफाइनाइट के अंदर, और ये आ गया नो सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास इक्वेशंस है उसको अगर हम इस तरह से रेशियोज में लिखते हैं, अगर फर्स्ट रेशियो A1, मतलब जो यहाँ पे A11 अपॉन A12 इस फॉर्म में अगर लिखते, दो इक्वेशंस है, तो अगर इनका रेशियो फर्स्ट और सेकंड रेशियो सेम नहीं आता तो ये हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये तीनों रेशियो सेम आते हैं तो हमारे पास, हम सीधा इसको कंक्लूड कर सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इसके अंदर दो फर्स्ट टू रेशियो सेम आ जाए और थर्ड रेशियो की सेम नहीं आता तो ये हमारे पास आती है नो सॉल्यूशन की टाइप। तो कुछ हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के डायरेक्ट हम कंक्लूड इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्राफिकली है, इसको समझना है कि देखो हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कोई दो लाइंस है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग एक फिक्स पॉइंट पर हो रही है। तो हम मान लो ये मान लो ये पॉइंट है 1 2, मैं कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो ये 1 2 है, तो ये फिक्स पॉइंट है कि यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। तो ठीक है, और हमारे पास दूसरा आता है नो सॉल्यूशन, कि मान लो दो लाइंस ऐसे पैरेलल, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस की बात करें, लीनियर हमने जैसे अभी पीछे बात किया वही लीनियर फॉर्म है जो ऐसे कि स्ट्रेट लाइन में होती है जिसकी पावर 1 है। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू एग्जांपल लेके कर रहे हैं कि आप देखो कोई दो लाइन है पैरेलल है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कह रहा है इससे अकॉर्डिंग कि लाइंस कब इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे तो सिंगल पॉइंट था, एक ही पॉइंट था, एक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, एक ही पॉइंट था सिंगल, इसलिए। अब देखो यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल है जो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो मतलब उसका कभी इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो कभी इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन के अंदर आ गया। फिर हमारे पास लास्ट टाइप है कि मान लो ये जो लाइन है, एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है, ये दोनों के सेम ही लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है, तो मतलब जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पूरी की पूरी, यहाँ पे ये इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पूरा का पूरा, तो कितने नंबर हो गए इसके पास, इनफाइनाइट नंबर है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने सॉल्यूशंस हो गए इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इतने सारे एग्जांपल से आपको होप्स को क्लियर होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या होता है। ग्राफिकल मेथड से भी